अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट आर्गन स्टमक पढ़ा था कि कैसे उसकी स्ट्रक्चर है और कैसे फूड को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है। तो आज के लेक्चर में अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत इम्पोर्टेंट आर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन लेंथ में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लेंथी पार्ट होता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तकरीबन 9 मीटर लंबा होता है और उसमें मैक्सिमम जो लेंथ है या मैक्सिमम जो लेंथ को कवर करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करता है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप की इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन पहले क्यों कहते हैं ये समझ लें, फिर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखें, इस तरह ये तो होगी लेंथ। ये लेंथ के लिहाज से कितनी लंबी होगी? 7 मीटर लॉन्ग होगी तकरीबन। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ये एमसीक्यू में आएगा। फिर उसके बाद फिर इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, किस वजह से? तो इसका ये डायामीटर है, अंदर वाली जो ओपनिंग होती है ये इसका डायामीटर है। इसका डायामीटर कम होता है, ये छोटी होती है, अंदर से तंग होती है, इस वजह से इसको स्मॉल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, उसका डायामीटर अंदर से ज़्यादा होता है, वो वाइड होती है, इस वजह से हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारी फूड की मैक्सिमम डाइजेशन भी करती है, उसके अलावा जो फूड की अब्जॉर्प्शन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होती है। तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर और फिर इसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बुक में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड इज़ नियरली 7 मीटर लॉन्ग। इट हैज़ 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब होता है बलदार, इसमें बहुत ज़्यादा वल या बल पड़े हुए होते हैं, ट्यूब दैट एंड इज़ नियरली 7 मीटर लॉन्ग। और ये कितनी लंबी होगी? ये 7 मीटर लंबी होगी और इसके 3 पार्ट हैं। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, यहाँ पे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऊपर एजोफेगस थी, फिर स्टमक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इतना जो हिस्सा है ये वाला, जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बल पड़े हुए हैं, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हमारे एब्डोमेन में जो सेंटर में मेन जगह घेरी हुई है वो किसने घेरी हुई है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जगह घेरी हुई है। अब हम चलते हैं इसके बाकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इधर बताया हुआ है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है इसका, इसे ड्यूडेनम कहते हैं। इज़ द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये एमसीक्यू है, जैसे 7 मीटर लॉन्ग मैंने आपको बताया, ये भी एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ड्यूडेनम इसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। इसके साथ इसकी लेंथ पूछी जा सकती है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और गलती कर जाते हैं, जैसे इधर 7 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ है तो इधर 25 सेंटीमीटर है। 7 मीटर और सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ये एक बात का आपने ख्याल रखना है, मीटर और सेंटीमीटर। तो 7 मीटर तो बहुत लेंथी होगी, तो उसमें से सिर्फ छोटा सा पहला पार्ट जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसे हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड इसका जो पार्ट है इसका नाम है जिजनम। इज़ द मिडल पार्ट, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि सेकंड पार्ट या मिडल पार्ट। और ये कितना होता है? ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, ये 2.5 मीटर लॉन्ग होगा, ये भी आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में आएगा। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसको हम कह सकते हैं। और इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो है इलियम है, इज़ द लास्ट पार्ट। इट इज़ अबाउट 4 मीटर, अबाउट 13 फीट लॉन्ग। ये 4 मीटर लंबी होती है, तकरीबन 13 फुट तक लंबी होती है। ये दोनों तरह से एमसीक्यू आ सकता है, 4 मीटर लॉन्ग या 13 फीट लॉन्ग, इसके लिहाज से भी ये एमसीक्यू बन सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी तरह ये आपने इसके नाम लिखने हैं, साथ अगर लेंथ लिख देंगे तो तब भी बेस्ट इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर आगे क्या क्या चीज़ें हैं और ये जो इसके पार्ट्स हैं तीनों, ये कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ड्यूडेनम सेक्रीशन ऑफ लीवर्स एंड पैंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। अब अगर हम बात करें ड्यूडेनम के अंदर 2 और आर्गन से सेक्रीशंस आती हैं, लिक्विड आते हैं। इसमें एक चीज़ तो है लीवर जिसे हम जिगर कहते हैं, और दूसरा है पैंक्रियाज जिसे हम लबलबा कहते हैं। अब लीवर से एक सेक्रीशन आती है वो भी ड्यूडेनम में इंटर होगी, और पैंक्रियाज से एक सेक्रीशन आती है वो भी किसके अंदर इंटर होगी? ड्यूडेनम के अंदर इंटर होगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द सिक्रीशन ऑफ लीवर
दैट इज बाइल इंटर्स ड्यूडेनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ लीवर से एक सेक्रीशन निकलेगी जिसका नाम क्या है, बाइल। ये ड्यूडेनम के अंदर इंटर होगी थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, कॉमन बाइल डक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे पास लीवर है। ये ज़्यादा डार्क हिस्सा क्या है, लीवर है, इसे हम जिगर कहते हैं। इसके अंदर नीचे एक छोटा सा एक पियर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम गाल ब्लैडर जब पित्ता कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर लीवर से डक्ट आ रही है, ये डक्ट आके ओपन होगी गाल ब्लैडर में भी, और यही डक्ट आगे की तरफ भी मूव कर रही है। यानी लीवर से निकलने वाली डक्ट गाल ब्लैडर में भी जा रही है और आगे जाके ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये वाली डक्ट कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है कि जो लीवर से भी डायरेक्ट इसमें आ रही है और गाल ब्लैडर से भी डायरेक्ट इसके अंदर जा रही है। ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब इस कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए लीवर बाइल को रिलीज़ करेगा। वो वैसे पहले स्टोर होती है आके गाल ब्लैडर में, पित्ते में, और फिर वहाँ से किस में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। तो ये बाइल डक्ट्स के ज़रिए बाइल जाती है ड्यूडेनम में। अब इस बाइल के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स साल्ट विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। अब ये भी आ सकता है व्हाट इज़ बाइल, और बाइल के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। तो बाइल के अंदर साल्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, कतरों में तोड़ देते हैं। हम जो खाना खाते हैं इसमें जो लिपिड होता है, जो फैट्स होती हैं, ये उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे कतरों में या ड्रॉप के अंदर तोड़ देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। In this way, a milky fluid is formed in which fat droplets are kept separate. अब मिल्की एक मिल्क की तरह का फ्लूइड लिक्विड बन जाएगा जिसके अंदर जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं ये एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिपिड है, फैट है, ये पानी के अंदर हल नहीं होते। तो हमने जो खाना खाया होता है उसमें पानी भी होता है। तो इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो इंजाइम होता है लाइपेज, तो वो ईजीली बड़े जो फैट के मालिक्यूल उनके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। एंजाइम ने हमेशा छोटे मालिक्यूल के ऊपर रिएक्ट करना होता है। तो सबसे पहले इसको तोड़ के छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कतरे उस पूरे लिक्विड के अंदर फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो फिर वो लाइपेज एंजाइम आके उसको इजीली डाइजेस्ट कर देता है। अब ये प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें बाइल की मदद से लिपिड्स को, फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉप में या कतरों में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज। द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। यानी पहले नंबर पे बाइल की सेक्रीशन लीवर से आई, दूसरे नंबर पे पैंक्रियाज, जिसे लबलबा कहते हैं, इससे जो सेक्रीशन निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक जूस इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि ये पैंक्रियाज से निकल रहा है। एंटर्स ड्यूडेनम थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये किसके ज़रिए आएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि जो पैंक्रियाज से निकल के आएगी, पैंक्रियाटिक डक्ट विच जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट। ये फिर किसके साथ जुड़ जाएगी, वही बाइल डक्ट जो लीवर से गाल ब्लैडर और गाल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आ रही थी उसके साथ मिलेगी, जुड़ जाएगी, और फिर ये बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम, यानी ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ पैंक्रियाटिक डक्ट भी जुड़ेगी। तो फिर ये ड्यूडेनम के अंदर इंटर होंगे, जिनके ज़रिए बाइल भी इंटर होगी, और फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस भी ड्यूडेनम के अंदर इंटर होगा। साइड बॉक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बाइल आल्सो कंटेन पिगमेंट्स that are formed when red blood cells are broken in liver. These pigments are removed from the body with phases. अगर हम बात करें बाइल के अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं। जब हमारे रेड ब्लड सेल टूटते हैं, ये लीवर का फंक्शन भी हमने आगे पढ़ना है कि लीवर के फंक्शन में है कि जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं जो 120 दिन अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर लेते हैं, तो उनको तोड़ दिया जाता है। उनके अंदर से कुछ चीज़ों को रिसाइकल कर लिया जाता है, और कुछ जो वेस्ट गंदे मादे होते हैं उनको निकाल के बाइल के ज़रिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजा जाता है, और वो फिर वहाँ से हमारे फीसेस फुजले के साथ बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की, कि पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है, क्योंकि हमने बाइल का फंक्शन पढ़ लिया है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी फूड को मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट कर देते हैं। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सन, पैंक्रियाटिक माइलेज एंड लाइपेज। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसमें ट्रिप्सन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पैंक्रियाटिक माइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ये तीनों
एंजाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ये कौन से एंजाइम को कंटेन करता है, या कौन से एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। MCQ भी आ सकता है। दीज एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, इनमें पहला एंजाइम ट्रिप्सन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन में। फिर दूसरा पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, स्पेशली जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च होती है, एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को नाम से जाहिर है लाइपेज और लिपिड आपने याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ इसमें एक साल्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये एक साल्ट क्या काम करता है, दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने जब स्टमक वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट होती है या वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होती है तो एक सूप लाइक लिक्विड बन जाती है, इसे हम काइम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी नेचर एसिडिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक ताकतवर तेजाब एसिड होता है। अब वो जो काइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम है जैसे ट्रिप्सन है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है या लाइपेज है, इन सब ने बेसिक कंडीशन में काम करना होता है। ये एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करते। सिर्फ पेप्सन एसिडिक कंडीशन में काम कर रहा है, वो स्टमक के अंदर था। तो अब ज़रूरी है कि जो काइम पहले एसिडिक था उसकी नेचर को कन्वर्ट किया जाए बेसिक में, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी एसिडिक कंडीशन को या न्यूट्रलाइज कर दें या बेसिक में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये एंजाइम बेसिक कंडीशन में काम करते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट काइम के अंदर जाकर रिएक्ट करता है और इसकी नेचर को कन्वर्ट कर देता है बेसिक में, और ये एसिड से न्यूट्रलाइज होकर बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये कह लें कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। The glands present in the wall of small intestine also secrete enzyme for the complete digestion of all type of food. उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, ये भी कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। ये आगे एक टेबल आएगा उसमें हम सारी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, वो हमारी फूड को मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट कर देते हैं। एक चीज़ और जो हमारी इस बुक में यहाँ पे नहीं बताई हुई कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी दीवारों में कुछ म्यूकस सेल होते हैं, वो अपने अंदर से म्यूकस सलाइवा थूक रिलीज़ करते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से कवर करके रखता है कि अगर कोई ज़्यादा एसिडिक चीज़ आती भी है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को नुकसान ना दे। तो ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो सेक्रीशन आ रही है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो मैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि कैसे फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जज़ब हो के हमारे ब्लड में जाती है और कैसे ब्लड से आगे बॉडी के अंदर या बॉडी के पार्ट्स का हिस्सा बनती है।